हेलो एवरीवन। इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे जो लेमार्किज्म है, जो लेमार्क की थ्योरी है। ठीक है, इवोल्यूशन के अंदर जब भी अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं वहाँ पे लेमार्किज्म और डार्विन का नाम जरूर आता है। फिर चाहे आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हो या फिर नेट सेट की एग्जाम हो, वहाँ पे इवोल्यूशन के अंदर लेमार्क की थ्योरी और डार्विन की थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस सेशन में पहले अपन डार्विन थ्योरी सॉरी लेमार्क थ्योरी की बात करेंगे और नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन बात करेंगे डार्विन थ्योरी की। यहाँ पे लेमार्क थ्योरी की अपन हर एक चीज कवर करेंगे जहाँ से प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन बनने की। देखने में टॉपिक थोड़ा सिंपल लगता है, लेकिन आजकल जो एग्जाम का पैटर्न्स है वहाँ पे जो क्वेश्चन डिजाइन होते हैं वहाँ पे काफ़ी सारी अलग चीज़ें पूछते हैं आपस में अटैच करके। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको क्लियर करेंगे। लेमार्किज्म अपन स्कूल क्लासेस से देखते आ रहे लेमार्क की थ्योरी, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स जो अपन हिंदी में पढ़ते आते थे, तो वहाँ पे सारी चीज़ों को अपन थोड़ा सा डेप्थ में जाके जहाँ से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो इसके बाद में आपका डार्विन का सेशन आएगा। पहले अपन देखते हैं लेमार्किज्म। देखो, लेमार्किज्म की बात करें तो प्रपोज किसने किया था? प्रपोज्ड बाय जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। इसका जो टाइम पीरियड रहा था जन्म से लेके 1744 टू 1829। यहाँ से आपको एक चीज ध्यान रखना है, पहला पॉइंट मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ से, जहां से क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि लेमार्क ने एक बुक निकाली थी और उस बुक का नाम था फिलोसॉफी जूलॉजिक। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। लेमार्क और डार्विन दोनों की किताब पूछते हैं। किताब सब रट लेते हैं, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन के अंदर उनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है बुक का नाम क्या था, फिलोसॉफी जूलॉजी, और पब्लिश कब हुई थी? 1809 में। अब देखो, लेमार्क की बात करें तो लेमार्क ने इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए मेनली जो एनवायरमेंटल चेंजेस है, ऑर्गेनिज्म की जो नीड है, यूज और डिसयूज है, एक्वायर्ड करेक्टर्स है, इनहेरिटेंस है, इन सबको उसने कमाइंड करके लेमार्किज्म की थ्योरी दी। लेमार्क का जो बेसिक आइडिया था वो क्या था? लेमार्क का जो मानना था, लेमार्क का मानना यह था कि एनवायरनमेंट के अंदर जैसे ही चेंजेस हुए, ठीक है, कॉमन सी बात है, अगर एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हो गए तो ऑर्गेनिज्म की नीड भी बदल जाएगी। और ऑर्गेनिज्म की जैसे नीड बढ़ेगी तो वो ऑर्गन का क्या करेगा, कुछ ऑर्गन्स को ज़्यादा यूज़ करेगा और किसी को नहीं भी करेगा। सो ऑर्गन का यूज और डिसयूज होता रहेगा, जिससे क्या होगा, ऑर्गन्स के अंदर मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, और उसकी वजह से जो एक्वायर्ड करेक्टर्स है वो फिर ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट हो सकते हैं, वहां से इवोल्यूशन आता है। सो सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो चेंजेस डेवलप करता है, और ये एक्वायर कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में जा सकते हैं। सो ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंजेस इन बॉडी, ठीक है, और यहाँ से फिर क्या होगा, एक्वायर्ड करेक्टर्स ट्रांसमिट इन नेक्स्ट जनरेशन। कि जब भी अपन लेमार की थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पे यही पढ़ते हैं अपन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। यहाँ पे सारी पॉइंट्स देखेंगे, ये तो इसका बेसिक एक आइडिया था। ठीक है, अब यहाँ से लेमार के अंदर जो इसके पोस्टुलेट है, जो मेन प्रिंसिपल्स हैं इसके, ठीक है, फोर मेजर कॉन्सेप्ट किसके? लेमार के। देखो, उसके फोर मेजर कॉन्सेप्ट के अंदर क्या था? एक तो ये था कि न्यू नीड्स, और न्यू नीड्स को आप नाम दे सकते हो इंटरनल वाइटल फोर्स। न्यू नीड्स या इंटरनल वाइटल फोर्स, इसका मतलब ये हो गया कि एनवायरनमेंट के अंदर जैसे चेंजेस हो गए, सो एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, न्यू रिक्वायरमेंट्स, नीड्स डेवलप होगी, और इन नीड्स के कारण ही ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, वो न्यू एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। सिंपल आप ये समझ सकते हो, जैसे फूड अवेलेबिलिटी अगर बदलेगी तो ऑर्गेनिज्म को क्या है, अलग तरीके से फूड ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ सकते हो, जैसे अगर मान लो आपके पास में डेली फुल्ली रिसोर्सेज मिल रहे हैं आपको, दैट मीन्स आपको सुबह शाम दिन का खाना प्रॉपर टाइम पे मिल रहा है, तो आप उसी तरीके से अपनी लाइफ को चलाते रहोगे। लेकिन अगर सिंपली ये मानो कि सुबह का खाना आपको थोड़ी सी ट्राई करके, थोड़ा सा एफर्ट लगा के करने पड़े, और शाम वाले में भी एफर्ट लगा के करने पड़े, तो आपकी जो रूटीन्स हैं, आपकी जो परफॉर्मिंग एक्टिविटी है वो बदलेगी।
सो यहाँ पे क्या था कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल वाइटल फोर्स है, ठीक है। न्यू आपको क्या करेगा, नीड के अकॉर्डिंग चेंज करता रहेगा। सो इसको सिंपली कह सकते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू इंक्रीज इन साइज ऑफ देयर ऑर्गन्स और बॉडी कोई भी, ठीक है। अभी जैसे जिराफ वाला अपन प्रैक्टिकल देखेंगे, थ्योरीज को देखेंगे, तो न्यू नीड्स वाला ध्यान रखना, जैसे ही कोई रिक्वायरमेंट बदली तो उसके पास में कैपेबिलिटी है कि वो अपने ऑर्गन्स को, साइज को चेंज कर सकता है। किसका माना था, डार्विन का। पहला पॉइंट हो गया इंटरनल वाइटल फोर्स। दूसरा पॉइंट उसका ये था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये लेमार्किज्म का सबसे फेमस प्रिंसिपल था। ये मानता था कि जिस ऑर्गन को बार बार और अधिक यूज करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, स्ट्रोंगर होगा, लार्जर होगा और मोर डेवलप्ड होगा। जबकि जिस ऑर्गन का आप यूज नहीं करोगे वो क्या होगा, वीकर होगा, स्मॉल होगा और लास्ट में डिजेनरेट हो जाएगा। जैसे जिराफ था, ठीक है, जिराफ के जो एंसेस्टर थे उसकी क्या थी, जो गर्दन थी वो छोटी थी, लेकिन जैसे ही जो प्लांट्स की लीव पाने के लिए उसे बार बार अपनी नेक स्ट्रेच करनी पड़ती थी। दैट मीन्स यहाँ नेक का बार बार यूज हो रहा है, रिपीटेड यूज हो रहा था, उसकी वजह से नेक है वो थोड़ी इलंगेट हो गई, लॉन्ग हो गई, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि यूज एंड डिसयूज वाला फंडा दे दिया, ठीक है। जिस ऑर्गन का ज्यादा यूज हो रहा है वो मोर डेवलप होगा, मोर स्ट्रॉन्गर होगा और मोर डेवलप होगा, ठीक है। ये सिंपली इसने बात बोली, ठीक है। कंटिन्यू यूज ऑफ ऑर्गन would be better, stronger and more developed। किसका मानना था, लेमार्क का। और अगर कोई नहीं यूज हो रहा तो इसका आप रिवर्स कर दो, वो क्या हो जाएगा, वीकर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सिंपली ऐसे कर दो, कंटिन्यू दिस यूज ऑफ ऑर्गन क्या होगा, वीकर हो जाएगा वो, ठीक है, स्मॉल रह जाएगा और हो सकता है लास्ट में वो डिजनरेटिव हो जाए। अगर रिपीटेड यूज हो रहा है तो वो क्या होगा, मोर डेवलप होगा। सेकंड पॉइंट हो गया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। थर्ड पॉइंट उसका क्या था, इसको अपन सिंपली समझ सकते हैं यहाँ पे, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। लेमार्क के अकॉर्डिंग क्या था कि जो सबसे पहली बात तो ये कि ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने दिया, लेमार्क ने। लेमार्क ये मानता था कि ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में जो कैरेक्टर्स एक्वायर करता है वो उसके ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो बार बार तो आपकी मसल्स डेवलप होगी, ठीक है, एक्सरसाइज की एक्वायर्ड मस्कुलर डेवलपमेंट होगा और वो ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिशन हो जाएगा, ठीक है। जबकि जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो आपके जर्म प्लाज्म के अंदर जो है वही ट्रांसमिट होंगे, ना कि आपके सोमेटोप्लाज्म बने, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को समझते हैं एक्वायर कैरेक्टर्स वाला। इसका मतलब ये हो गया कि न्यू कैरेक्टर्स डेवलप ड्यू टू, एक सेकंड, न्यू कैरेक्टर्स डेवलप ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स, एनवायरमेंट इफेक्ट और न्यू नीड्स, ठीक है। ये सारे जो कैरेक्टर्स है वो इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। दीज कैरेक्टर्स इनहेरिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। ये इसका मानना तो तीन पॉइंट हो गए। पहला था न्यू नीड्स या इंटरनल वाइटल फोर्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इनहेरिट ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एंड लास्ट वन इज
इसको आप इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट कह सकते हो। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन पॉइंट्स को आपस में स्टेटमेंट के तौर पे लेते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या करेगा, वो इन्फ्लुएंस करता है सारे ऑर्गेनिज्म को। जैसे मान लो कि अगर एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो न्यू नीड्स होगी, ठीक है, और न्यू नीड्स की वजह से क्या होगा, जो न्यू स्ट्रक्चर्स है उनका डेवलपमेंट होगा। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी। इफ एनवायरनमेंट चेंज देन rise to new needs, new needs produce new structures, ठीक है। ये बात होगी यहाँ पे लेमार्क के 4 पॉइंट्स के। कौन से थे? पहला पॉइंट, इंटरनल वाइटल फोर्स, हर ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी है नीड्स के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गन्स को साइज में इंक्रीज करने की। यूज एंड डिसयूज, जो ऑर्गन बार बार यूज होगा वो डेवलप्ड होगा ज़्यादा अच्छे से, और जो नहीं यूज होगा वो डिजनरेट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, इनहेरिटेंस एक्वायर कैरेक्टर्स। चौथा, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट्स। ये पॉइंट आ गए इसके 4। अब इसमें अपन एग्जाम्पल की बात करें कि भाई कैसे समझा इस बात को। देखो, आप लेमार्क वाली चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, जैसे जिराफ वाला एग्जाम्पल देखो। देखो, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, ठीक है, जो फिर ग्राउंड लेवल था फूड का वो कम हुआ, हाई ब्रांचेस डेवलप होने लगी। जिराफ को क्या था, हाई लेवल, हाई लीव्स पे जाने के लिए एनवायरनमेंट चेंज, सिंपल समझो, एनवायरमेंटल चेंजेस आए, ठीक है। उसके उससे क्या हुआ, जो हाई ब्रांचेस थी वो अवेलेबल थी, ठीक है। एक तो उसको खाना पहले नीचे ही मिल रहा था, फिर हाई ब्रांचेस ऊपर की तरफ डेवलप हुई, ठीक है। जिराफ को क्या था, हाई लीव पर जाने की नीड थी। जिराफ needs to gain food from high leaves, ठीक है। पहले उसको गर्दन ज़्यादा लंबी नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन जब पत्तियां ऊपर की ओर हुई तो उसको ऊपर की तरफ गर्दन करनी पड़ी, ठीक है। उससे क्या हुआ, नेक स्ट्रेच, ठीक है, नेक बिकम लॉन्गर, और ये फिर क्या था, एक्वायर्ड करेक्टर्स। ट्रांसमिट टू जनरेशन। ये अपन कॉमन एग्जांपल पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। तो इस चीज़ का ये पॉइंट था कि भाई जिराफ था, पहले वो आराम से, जब पेड़ पौधे छोटे थे तो वहाँ पे उसको गर्दन ज़्यादा लंबी करने की नीड नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ उसकी वजह से क्या था कि जो पेड़ की लंबाई थी वो बढ़ती गई, और जो लीव्स थी वो ऊपर की तरफ लगनी पड़ी। अब ऊपर की तरफ लीव लगी तो वहाँ से फिर क्या हुआ, उसको अपनी गर्दन को और ज़्यादा लंबा करना पड़ा, और इसकी वजह से क्या, वो बार बार उस गर्दन का यूज कर रहा था। उसकी वजह से इसका माना था लेमार्क का कि उसकी गर्दन और स्ट्रांग हुई और लॉन्ग हो गई। एक एग्जाम्पल इसने ये दे दिया। दूसरा उसने एग्जाम्पल दिया था कौन सा, स्नेक वाला। स्नेक लॉस्ट लेग्स, ठीक है। जैसे जो स्नेक लाइक जो एंसेस्टर थे उनके लिम्स का क्या डिसयूज हुआ, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनके अंदर रिडक्शन होने लग गया ग्रेजुअल। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इवेंचुअली जो लिम्ब थे वो रिड्यूस हो गए। तो डिसयूज की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे स्नेक के जो पैर थे, ठीक है, लेग्स थे, वो यहाँ से डिजनरेट हो गए। एक इसने दिया था एक्वाटिक बर्ड स्ट्रेच देयर टो एंड डेवलप्ड वेब। तो एग्जाम्पल तो वैसे डायरेक्ट नहीं पूछते, बस जो इनके पोस्टुलेट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको सिंपल जब भी लेमार्क का नाम आए तो आपको ये समझना है कि एनवायरनमेंट चेंज होगा और चेंज की वजह से न्यू नीड्स होगी, ठीक है। सिंपल यहाँ से इसको ऐसे आप चार्ट बना के समझ सकते हो, एनवायरमेंट मेंटल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से क्या है, चेंजेस इन नीड्स, नीड्स में चेंज होने से
चेंज इन हैबिटाट्स या हैबिट्स, इंक्रीज यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है, एक्वायर्ड करेक्टर्स, एक्वायर्ड करेक्टर्स की वजह से क्या होगा, इनहेरिटेंस होगा इनका, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स, और देन क्या होगा, इवोल्यूशन। सो ये एक आपको इसका जो आउटलाइन है ये ध्यान रखनी है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेमार्किज्म में जो नीड का रोल है, नीड का मतलब होता है कि जो उसकी नीड्स, मतलब आप सिंपल ये समझ सकते हो कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ उसकी नीड बदलती जाएगी। सो नीड डायरेक्टली क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी स्पेसिफिक अडेप्टिव जेनेटिक चेंज। ठीक है, जो अपन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब यहाँ से हर कॉन्सेप्ट के बाद में उसका क्रिटिसिज्म भी होता है, दैट मीन्स जो थ्योरी दी उसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी थे कि ये थ्योरी कैसे एक्सेप्ट नहीं हो पाई। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म, क्योंकि जब भी कोई कॉन्सेप्ट आता है सो उसके एंटागोनिस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी डेवलप होते हैं। सो लेमार्क थ्योरी के तो कुछ क्रिटिसिज्म थे। उस क्रिटिसिज्म में पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वीजमान जर्म थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी। सिंपल आपको फंडा एग्जाम के लिए ये समझना है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। दोनों में से कोई भी पूछ सकता है वो, तो आपका आंसर होगा वीजमैन। बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। वीजमैन ने क्या किया कि जो एक्वायर करेक्टर्स थे इनहेरिटेंस वाले, उसको चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंस है। जर्म प्लाज्म के अंदर अगर कुछ इनहेरिटेंस है तो वो अगली पीढ़ी में जाएगी, सोमेटिक सेल्स वाली नहीं जाएगी। ठीक है, अगर बॉडी में एनवायरनमेंट एक्वायर्ड चेंज होगा तो जरूरी नहीं कि वो जर्म लाइन तक जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वीजमान ने इस चीज को सिद्ध करने के लिए कि जैसे उन्होंने ये बोला कि जिस ऑर्गन का यूज हो रहा है वो अगली पीढ़ी में भी आना चाहिए, तो वीजमान ने क्या किया, 22 जनरेशन तक चूहे की पूंछ काटी, उनको ब्रीड करवाते रहे, पर जो टेल थी वो नेक्स्ट जनरेशन में आती रही। ठीक है, इस चीज को समझना है। ठीक है भाई, लेमार्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि अगर आप पेरेंट्स की पूंछ काट रहे हैं तो बच्चों में नहीं आनी चाहिए, बट वो 22 जनरेशन तक उन्होंने लगातार इस चीज को अप्लाई किया, एक्सपेरिमेंट किया, बट उसके बाद में भी बिना टेल के रेट्स बोर्न नहीं हुए। तो उस थ्योरी का मतलब ये हो गया, ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग था कि ऑर्गेनिज्म के अंदर दो प्रकार के ऑर्गेन प्रोटोप्लाज्म है, एक तो हो गया जर्म प्लाज्म और एक है सोमेटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहां से जो जर्म प्लाज्म वाले हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग, आप सिंपल ये समझ लो, वेरिएशन इन्फ्लुएंसिंग द जर्म सेल्स आर ओनली इनहेरिटेड, पर जो सोमेटोप्लाज्म वाले हैं वो ट्रांसमिट नहीं होंगे, बट सोमेटोप्लाज्म इज नॉट ट्रांसमिटेड। तो आपको सिंपल समझना है, जो वेरिएशन जर्म प्लाज्म वाले हैं, जर्म सेल वाले हैं, वही ट्रांसमिट हो गए नेक्स्ट जनरेशन में, ये वाले नहीं होंगे। तो इस चीज को सिंपल समझना है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो क्रिटिसिज्म वाले में यही पॉइंट क्वेश्चन बनता है कि जो लेमारिक थ्योरी थी उसमें कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वाला है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आपका आंसर होगा वीजमान ने, क्योंकि इसी ने ओबेस किया था उसकी थ्योरी को। ठीक है, तो यहाँ से चीज को समझना है, सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमेशा। लेमार्किज्म की जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि भाई ऑर्गेनिज्म की नीड है, उसके अकॉर्डिंग जेनेटिक चेंजेस नहीं करवाती। ठीक है, सोमेटिक चेंजेस जनरली इनहेरिटेबल नहीं होते, इवोल्यूशन का मोलिकुलर बेसिस था वो भी लेमार्क नहीं बता पाए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो सिंपल ये वाली चीजें हैं। बाकी न्यू लेमार्किज्म की बात करें तो एक पॉइंट और ऐड कर दो यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये था
चेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट फिजिकल एंड केमिकल changes in somatoplasm which may affect germplasm and such acquired characters कैन इनहेरिट। तो ये थी न्यू थ्योरी, न्यू लेमार्किज्म, वो इसी का वर्जन था मॉडिफाई किया हुआ। तो यहाँ से लेमार्क वाली सारी चीज़ें अपन ने कवर की है। एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है, बुक का नाम फिलोसॉफी जूलॉजी कब आई थी, 1809 में। उसके जो मेन पोस्टुलेट थे, इंटरनल वाइटल फोर्स है, एनवायरमेंटल इफेक्ट और न्यू नीड्स है, यूज ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है। यहाँ से आप सिंपल एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना। वीजमान वाला जर्म प्लाज्म थ्योरी ध्यान रखना। सोमेटोप्लाज्म के जो करेक्टर्स है वो इनहेरिट नहीं होंगे, अगर जर्म प्लाज्म के अंदर अगर कोई वेरिएशंस हैं, ठीक है, वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे, ना कि सोमेटोप्लाज्म वाले। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो लेमार की थ्योरी है वो मॉडर्न जेनेटिक सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। सो ये थी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लेमार्किज्म के लिए। अगले सेशन में अपन देखेंगे डार्विन वाली थ्योरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।